हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5वां चैप्टर, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसके लेखक है सुनील शास्त्री जी, जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं मतलब। और इनका जन्म हुआ था 1950 में। ये एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। और इनको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों के विशेष लगाव हैं। इनके साथ इनका विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, ये इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। और इस पुस्तक का इन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। गद्य संबंधी अभी जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी के मतलब स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कार्तरता आदि गुणों का बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो उनकी जो सादगी थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी, वो सभी इसमें उन्होंने बताया है अपने पिताजी की, सुनील शास्त्री ने। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने अपने बाबूजी के रहते कभी अभाव नहीं देखा। उनके ना रहने के बाद जो मुझ पर कुछ बीता, वह दूसरा तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मतलब जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी जिंदा थे, तब तक सुनील शास्त्री को कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, कोई भी अभाव नहीं था। परंतु वह बात अलग है कि उनके जाने के बाद इन्हें बैंक की एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के रहते, जब ये जन्मे थे, तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी सी गाड़ी नहीं, बल्कि बड़ी आलीशान गाड़ी हो। ऐसी कल्पना किया करते थे सुनील शास्त्री। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो थी नहीं। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरी, और उड़ान भरते ही एक दिन मुझे मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े आदमी के बेटे थे, तो भाई ऑर्डर देना तो इनको आना ही चाहिए। तो वो सब अभी धीरे धीरे इनकी हिम्मत खुल गई थी। तो इनके बाबूजी के निजी सचिव जो थे, उनसे कहा, साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। मतलब कि मस्त स्टाइल में इन्होंने कहा। साहब जो कि सचिव थे, मतलब उनके असिस्टेंट थे, क्लर्क थे, तो उनसे कहा कि भाई आप इम्पाला शेवरलेट जो है उसको लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। 2 मिनट बाद गाड़ी दरवाजे पर आकर लग गई। अनिल भैया, सुनील शास्त्री के भाई, उन्होंने कहा कि मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं भाई, तुम ही चलाओ। तो सुनील शास्त्री आगे बढ़े, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी लेकर ये दोनों चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचे, और फिर बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा। देर हो गई। आखिरकार याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। मतलब कि घर आए और अभी इन्हें पिताजी से बचना भी है, तो जो गेट था उसके पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आए और संतरी को हिदायत दी कि सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारना, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद कर दो, और बंद मत करो और खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर था, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, और फिर गेट से जब बाबूजी तक आवाज़ जाएगी तो वो हम लोगों के बारे में समझ जाएंगे। तो वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। जैसा कोई भी बात रहती है, रात गई बात गई वाली बात यहाँ पे चल रही है। तो वही सोच रहे हैं राइटर सुनील शास्त्री जी कि सुबह तक बात ख़त्म हो जाएगी, रात बीतने दो। तो संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा बाबूजी आ गए? मतलब कि इन्होंने पूछा कि बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं उन्होंने। इनकी अम्मी बोली कि हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। अभी इनकी माँ ने कुछ और ही बताया, और ये समझ रहे हैं कि इन्होंने मेरे बाहर जाने के बारे में बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा और फिर क्या हिदायत दी। सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, मात्र इतना कहे, और रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोऊंगा। तो ऐसा कहकर दोनों चले गए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजे को खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। कौन था वो जो दरवाज़ा खटखटा रहा था? यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। फिर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया, और झुंझलाते ज़ोर से बिगड़ने की मूड में दरवाजे की तरफ सुनील शास्त्री जी आगे बढ़े, बड़बड़ाते हुए कि आज तो इसकी खैर नहीं।
और दरवाज़ा जैसे ही खोला तुरंत उन्होंने पाया कि सामने लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े हैं। हमें कुछ नहीं सूझा, माफ़ी मांगी। उन्हें कुछ नहीं सूझा, कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट माफ़ी मांग ली कि बाबूजी माफ़ कर लो, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। मतलब कि अभी दरवाज़ा खोल कर तुरंत कह दिया कौन है, मतलब जाओ यहाँ से, तो यह सब माफ़ी मांग ली तुरंत। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। अब दोनों भाई और लाल बहादुर शास्त्री एक साथ चाय पीने चले गए। बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर आ पहुँचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। उन्हें ऐसा लगा सुनील शास्त्री को कि लाल बहादुर शास्त्री को सब कहानी मालूम है, परंतु उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जाहिर ही नहीं होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आओगे, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, फिर किस गाड़ी से गए? तो उन लोगों को कहना पड़ा कि वो शानदार सवारी पे गए थे, इम्पाला शेवरलेट पे। बोले ओहो, तो आप लोग को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है? मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटों से कहे। और बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर किया करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट को के आने पर ही उसे निकाला करते थे। और उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि वह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका प्रयोग आए दिन कर सकेंगे, ऐसा इजाज़त दे दिया था पिताजी ने। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। सुनील से कहा, मतलब उन्होंने कि ड्राइवर को ज़रा बुला दो। और वो ड्राइवर को लेकर आए। ड्राइवर से पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? मतलब जिस बुक में लिखा जाता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली है और किस तरीके से, तो वो सब उसमें लिखा जाता है। तो उसने कहा हाँ रखता हूँ। तो उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? तो बोला कि एंट्री करते हो लाल बहादुर शास्त्री ने। तो उन्होंने कहा, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, मतलब कल कितने किलोमीटर इन लोगों ने चलाया? और फिर वो ड्राइवर बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जैसा वो गाड़ी सरकारी है तो उसका उपयोग सिर्फ सरकारी कामों के लिए करना चाहिए, परंतु लोग कैसा करते हैं, इसका निजी उपयोग भी करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार थे कि उन्होंने कहा कि उसमें तुम एंट्री कर दो कि 14 किलोमीटर का निजी उपयोग किया गया है, खुद के कामों के लिए उपयोग किया है, और उस 14 किलोमीटर के पैसे हम देंगे। फिर भी वो बात इन लोगों को समझ में नहीं आई। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। मतलब जो सहाय साहब थे उनसे कहा कि 14 किलोमीटर जो गाड़ी चली है उसके 60 पैसे के हिसाब से, मतलब कि 840 जो भी 8 रुपया 40 पैसा जो है वो जमा करवा दे वहाँ पे, ताकि उन लोगों को पैसे मिल जाए और निजी उपयोग का भुगतान हो जाए। तो उसके बाद उन लोगों को पता चला कि उनके पिता कितने ईमानदार थे। मतलब दोस्तों, आज के ज़माने में तो भाई सरकारी चीज़ों का लोग निजी उपयोग ही ज़्यादा करते हैं, परंतु जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके इस बयान से हमें समझ में आता है कि वो कितने ज़्यादा ईमानदार थे। और इतना जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, तुरंत अनिल भैया से वहाँ रुका नहीं गया, वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वो कमरे में भाग कर पहुँचे, और भागने के बाद तुरंत काफ़ी देर तक रोते ही रहे। फूट फूट कर दोनों भाई रोए। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? मतलब कि जो भी सरकारी चीज़ें रहती हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वह एक प्रकार का दुरुपयोग ही हुआ। सरकार ने आपको अपनी चीज़ें प्रदान की हैं तो वो आपके निजी कार्यों के लिए नहीं की हैं। आप जनता के लिए करें तो ठीक है। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शा से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी ना कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मतलब वही उनके बच्चे कहते हैं, सुनील शास्त्री के जो पुत्र हैं वो कहते हैं कि आप हमें साइकिल से भेजते हो स्कूल, तो कभी बारिश होती है तो रिक्शा पर भेज देते हो, परंतु आप हमें उस सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं भेजते हो? जबकि दूसरे जो विधायक नेता इनके पुत्र हैं वह सभी सरकारी गाड़ी से आते हैं। तो अब उन्हें समझा तो सकते नहीं हैं क्योंकि वह अभी छोटे हैं, तो इसीलिए वह उन्हें सिर्फ कभी कभी हम महीने में 1-2 बार अपनी सरकारी गाड़ी से स्कूल 1-2 बार छोड़ ही देते हैं। अपना सरकारी ओहदा छोड़ कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ।
कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए हैं। अभी अपनी जीवन के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप छोटे रहते हो, तो आप छोटे जब रहते हो वहाँ पे जब आपको काम मिलते हैं तो आप तुरंत उसे करने के लिए दौड़ पड़ते हो, परंतु जब बड़े हो जाते हो तो उल्टा ही हो जाता है। तो वही इनके साथ भी हुआ था कि दोनों भाइयों में हमेशा होड़ लगी रहती थी कि कौन सा काम किसे कितना काम मिलता है और कौन उसे सफाई से करता है। तो एक तरीके का कंपटीशन रहता था। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, उसे तुम ठीक कर दो और कमरे को भी ठीक कर देना। एक दिन ऐसा ही काम दिया और सुनील शास्त्री जी स्कूल से लौटकर वो सब कर दिया उन्होंने। दूसरे दिन जब ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तभी बाबूजी ने इन्हें बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे वो कुर्ते कहाँ गए। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। अब सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि वो कुर्ता भी कोई कुर्ता था, यहाँ से फट रहा था, वहाँ से फट रहा था, उन्हें पहनकर आप क्या करते। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि यह अक्टूबर का अंतिम सप्ताह है, मतलब ठंडी का महीना। उन्होंने आगे जोड़ा, नवंबर अब आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना, तो ये जो फटा वटा रहेगा कुर्ते में वो सब दिखाई ही नहीं देगा, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। अब सुनील शास्त्री जी इन्हें देखते ही रह गए कि कितनी सादगी से रहा करते थे ये। क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो कितने सादगी वाले इंसान थे और कितने अच्छे इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी को कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मतलब सुनील शास्त्री ने कपड़ों पर भी कई बार गौर किया था। और उन्होंने देखा था कि एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था कि इनके रुमाल बना दो। मतलब पहले कुर्ते जब कम फटे रहते तो उन्हें कोटों से छुपा कर पहना करते थे ठंडी के मौसम में। ज़्यादा फट गए तो भी वो उपयोग में आने चाहिए, उनका रुमाल बना दो, इस तरीके से। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप में आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में नहीं आती, परंतु उनके साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व आकर्षण था। मतलब कि आप सिर्फ कहो मत, आप वो करके दिखाओ तब आप कहो। जैसा ये एक सुवचन कहा है एक इंसान ने, आधी केले मग सांगितले, मतलब पहले आप खुद करके दिखाओ फिर दूसरों को सिखाओ। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो खादी से प्यार करके दिखाते थे, तभी अपने पुत्रों से कहा करते थे। और अगर वो ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट कहते, तो शायद वो बात नहीं मानते। परंतु जब खुद कर रहे हैं और खुद सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, तो उनके पुत्र भी उसके तरफ रेडी हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी के चढ़ावे में नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। तो सभी ने नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ इन्हें गहने दिए थे और बहादुरगंज के मकान में आए। उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। किसी तरह से बाकी रुपयों की देने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी थी। अब उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और ना ही इसके बारे में कभी पूछताछ किया, मात्र उनको पूरा किया। तो तुम्हारे बाबूजी, मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन पर दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियां समझाते हुए सुनील शास्त्री के पिताजी से, तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने गहनों की जब मांग की तो बिना हिचकिचाए उनकी जो अम्मा थी सुनील शास्त्री की, उन्होंने पूरे गहने दे दिए। उसमें ठीका, नथुनी, बिछिया, ये 2-3 गहने थे, ये उन्होंने रख लिए क्योंकि ये सुहाग वाले गहने थे। तो ये गहने उन्होंने रख लिए, बाकी जो गहने थे वो उन्होंने दे दिए। और देते समय उन्होंने पूछा कि इसके लिए आप चिंता ना करें। और फिर मतलब कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जब तुम मायके जाओगी वहाँ पे लोग पूछेंगे कि गहनों का क्या हुआ, तो तुम क्या कहोगी, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता मत करें, मैंने बहाना सोच लिया है। मैं कह दूंगी कि मैंने गांधी जी के अनुसार गहने पहनना छोड़ दिया है, इस पर कोई शंका नहीं करेगा। और थोड़ी देर लाल बहादुर शास्त्री जी चुप रहे, परंतु उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। मतलब वो क्या कह सकते हैं, अभी गहने मांग रहे जब, तो उन्होंने उनकी मतलब जो सुनील शास्त्री की अम्मा थी, उन्होंने कहा कि वो सब गहने तो दोबारा बन जाएंगे, पर जो असल गहना है वो तो आप हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए उसका हस्बैंड ही सबसे अच्छा गहना होता है, असली गहना होता है। बाकी वह सब तो पहनावे हैं, वो सब दोबारा बन जाएंगे, पर असल गहना दोबारा नहीं बनता है, और जो कि वो हैं। तो वही उन्होंने कहा कि पर जो असल गहना है वो तो आप हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे गहने तो कई बार बन जाएंगे, परंतु आप थोड़ी ना हमेशा मिलेंगे, दुख सुख तो लगा ही रहता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गहने दे दिए। तो ये लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के कहानी संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग 6th चैप्टर पढ़ेंगे, हम उस धरती की संतति हैं।